Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 3 शब्द विचार। हमने यहाँ 4th क्लास की ग्रामर को स्टार्ट कर रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि मैम आप लोग हमें ग्रामर भी पढ़ाइए। मैंने वैसे तो सारी क्लासों की व्याकरण पढ़ा रखी है, केवल 3rd और 4th की ही ऐसी व्याकरण थी जिनकी मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने उनको नहीं पढ़ाया था। तो अब हमने जो स्टार्ट कर रखी है वो हमारी 4th क्लास की ही बुक है जिसका चैप्टर नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। यहाँ अब हम पढ़ेंगे शब्द। इससे पहले आपने भाषा सीखी, भाषा के साथ आपने वर्ण सीखे। जब हमारे पास बहुत सारे वर्णों का कलेक्शन हो गया, जब हम बहुत सारे वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? शब्द बनेगा। जैसे आपको दे रखा है कै, ये एक वर्ण हुआ, ले एक वर्ण हुआ और मैं एक वर्ण हुआ। तीनों को मिलाया तो मेरे पास बन गया कलम। तो ये क्या बन गया? मेरे पास एक शब्द बन गया है। तो शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह। अब सार्थक क्यों बोला? अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूं, ये बन जाएगा कमल। लेकिन अगर इसको मैंने लिखा ले के मैं, तो ये बनेगा लकम। तो ये कोई शब्द नहीं है। वर्ण यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, लेकिन इस जगह पे और इस जगह पे मैंने वर्णों को सही तरीके से लिखा। उसके बाद जो शब्द बना है उसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। तो इट मीन्स वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आपको मैंने ये तीनों उदाहरण दिए हैं, इनमें से आप कोई से भी रिटर्न कर सकते हो। तो हमारी जो डेफिनेशन थी कि वर्ण जो शब्द हैं वो किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब इसके बाद हम एक डायग्राम के थ्रू सीखेंगे कि वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है और किस किस तरीके से बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। आप लोगों को पता होगा कि हम डायग्राम क्यों बनाते हैं। हम डायग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि किसका कौन सा पार्ट है और किसका कौन सा पार्ट कितने भागों में डिवाइड है। सबसे पहले जो शब्दों का वर्गीकरण है वो हमारा होता है 4 आधार पे। जो सबसे पहले आएगा वो आएगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। इसके बाद नंबर 2 पे आएगा रचना के आधार पर। हम यहाँ पर इनके नेम लिखेंगे, साथ साथ हम यहीं पे ही इनको लर्न भी करेंगे। रचना के आधार पे। उसके बाद जो 3rd नंबर पे है वो है आपका उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर। और इसके बाद जो नंबर 4 है हमारा, नंबर 4 आएगा हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। अब आपने देखा कि हमारा जो शब्दों का वर्गीकरण है वो हो चुका है 4 भागों में। अब आपने देखा होगा आपके दादाजी के 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, आपके पापा हैं। उसके बाद आपके चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, आप अपने मम्मी पापा के आप खुद बच्चे हो, उसके बाद आप लोगों के भी बच्चे। इस तरीके से हमारा परिवार बढ़ता हुआ चला जाता है। शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने देखा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। अब हम इनको यहीं पे समझते हैं। सार्थक क्या होता है? जिन शब्दों का अर्थ निकलता हो
उसे हम सार्थक शब्द बोलते हैं, और जिन वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसको हम कहते हैं निरर्थक। सार्थक मतलब अर्थ, और निरर्थक मतलब नि से मतलब जो बिना अर्थ का हो। अर्थ के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है इनको, सार्थक और निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, निरर्थक जिसका अर्थ ना निकले। जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं रोटी वोटी दे दो, पानी वानी पिला दो। अब हम एक साथ दो शब्दों को बोलते हैं, रोटी का तो अर्थ निकलेगा लेकिन वोटी का कोई अर्थ नहीं होता। पानी का अर्थ निकलता है, वाणी का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो सार्थक शब्द कौन से, जिनका अर्थ निकले, और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो अर्थ के आधार पे दो थे हमारे, सार्थक और निरर्थक। इसके बाद आता है रचना के आधार पे। रचना के आधार पे तीन भागों में बांटा जाता है इसको। सबसे पहला आता है रूढ़ शब्द, दूसरा आता है यौगिक, और तीसरा आता है योग रूढ़। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कभी भी जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आप सबसे पहले जब भी उसको पढ़ने लगो तो उसके, जैसे आपने लेसन पढ़ना स्टार्ट किया तो लेसन का नाम, अगर आपने किसी चीज को पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे रचना के आधार पे बांटा मैंने रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल आम लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको, कि ऐसा इंसान जिसकी किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, वो रूढ़ होता है। जैसे हमारे घर में कोई आया या हम किसी के घर में गए, उसने हमसे बात नहीं की तो हम क्या कहते हैं, बड़ा ही रूढ़ इंसान है, इसने तो हमसे बात ही नहीं की, कैसे मुंह फुला के घूम रहा था। तो रूढ़ शब्द वो होता है, जैसे इन दोनों को आप अलग अलग करोगे ना तो इन दोनों में से किसी का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, ना रू का निकलेगा ना डे का निकलेगा। तो ऐसे शब्द जिसको अलग करने पर, जिसके खंड करने पर, जिसके टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ ना निकले, वो कहलाता है रूढ़ शब्द। जैसे मैंने लिखा घर, घ और रे को आपने अलग अलग किया तो इन दोनों का अपना अपना कोई मतलब नहीं निकल रहा। आई होप आप ध्यान से सुन रहे हो और इसको समझोगे। योगी का मतलब होता है जोड़ना, योग करना, और योग हम कब करेंगे, जब हम दो चीजों को मिलाएंगे। जैसे स्नान प्लस घर, स्नान मैंने होता है नहाना और घर मीन्स घर। ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर उनका अपना अपना अर्थ निकले, या फिर उसके जैसे हमने खंड किए, इनके टुकड़े किए, इनका अलग अर्थ निकला, तो ये क्या कहलाता है, हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो एक टाइम आने पर रूढ़ बन जाते हैं। उसके टुकड़े तो नहीं हो सकते बट उसका अर्थ कुछ और ही निकल जाता है। जैसे गजानन, गजानन हम किसके लिए यूज करते हैं, गणेश के लिए। तो यहाँ पर हम गज प्लस आनन को अलग अलग करते हैं तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, पर इस गजानन का और जो मतलब निकल रहा है वो है गणेश। तो रूढ़ शब्द वो जिनको अलग करने पे कोई भी अर्थ ना निकले, यौगिक शब्द वो जिनका अपना अपना अलग अलग अर्थ निकले, और योग रूढ़ वो जिसको अलग करने पे कोई और ही अर्थ निकले या किसी चीज को वो विशेष बना दे। जैसे दशानन, दशानन हम किसके लिए यूज करते हैं, रावण के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे शब्द जिनको अलग नहीं किया जा सकता लेकिन उसको अर्थ निकालने पे जो अर्थ निकलता है वो किसी व्यक्ति को विशेष बनाता है, वो यो कहलाता है हमारा योग रूढ़ शब्द। इसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार पे। अब यहाँ पर हमारा स्पेस नहीं बचा है इसीलिए हम नीचे की तरफ ला रहे हैं इसको, और उत्पत्ति के आधार पे हम पढ़ेंगे इसको।
तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, या फिर उसको बोलते हैं विदेशज। उत्पत्ति के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगर आप इसको एक एक करके पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका किसके साथ आंसर आएगा, और अगर आप इस तरीके से डायग्राम बना के देखोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे तत्सम वो शब्द होते हैं जैसे संस्कृत में होते हैं, ऐसे के ऐसे हिंदी में आ जाए। संस्कृत से ज्यों के त्यों, हिंदी में आए या हिंदी में प्रयोग किए जाए तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव कौन से होते हैं? जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए वो कहलाते हैं तद्भव। जैसे आपने यहाँ पर देखा है, तत्सम में आपने देखा हस्त, उच्च, कर्ण, इन शब्दों को हम ऐसे का ऐसा यूज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम। तद्भव जिनको बदल कर आए, जैसे यहाँ पे कर्ण था, कर्ण को बदल कर अगर मैं यहाँ कान लिख देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? संस्कृत से बदल कर हिंदी में यूज हो जाएगा। तो ऐसा शब्द जो संस्कृत से बदल कर हिंदी में आए वो क्या कहलाता है? तद्भव। देशज शब्द कौन से होते हैं? जिनको हम अपनी आम लैंग्वेज में यूज करते हैं, जैसे आप घर में लोकल लैंग्वेज जो बोलते हो ना, वो क्या कहलाती है? हमारी देशज शब्द। जैसे लोटा, वैसे हम उसको लोटा नहीं बोलते हैं, गाड़ी है, घोंसला है, खटिया है, ऐसे शब्द जो हमारी लोकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं वो कहलाते हैं देशज। और विदेशज शब्द कौन से होते हैं? जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं वो हमारे कहलाते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द में आते हैं जैसे कि आपका आता है कोट है, पैंट है, ट्रेन है, रेलगाड़ी है, ऐसे शब्द जो किस में यूज होते हैं? विदेशी भाषा से हिंदी में आते हैं वो कहलाते हैं हमारे विदेशज शब्द। तत्सम वो संस्कृत से जैसे के जैसे आ जाए, तद्भव वो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए, देशज जो हमारी लैंग्वेज में यूज होते हैं लोकल लैंग्वेज में, और विदेशज जो विदेशों से हिंदी में प्रयोग होते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पे 2 भाग हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनके कारण किसी भी सेंटेंस के अंदर विकार उत्पन्न हो जाए, मतलब वो बदल जाए, वो कहलाता है विकारी शब्द। और जिसके अंदर कोई विकार उत्पन्न ना हो वो कहलाता है अविकारी शब्द। विकारी मतलब जिसमें विकार आए, जहाँ पे लग गया, अविकारी मतलब जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। अब बदलाव किस किस के कारण आता है? इसके अंदर भी 4 हिस्से आते हैं। संज्ञा आती है, दूसरे नंबर पे सर्वनाम आता है। आप देखोगे कि संज्ञा के कारण कैसे बदलाव आया। अगर बहुत सारे लड़के हैं तो बदल जाएगा, अगर सर्वनाम है मैं हूँ तो मैं खाता हूँ, वे खाते हैं, हम खाते हैं, इस तरीके से जो विकार उत्पन्न होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विशेषण, और विशेषण के बाद 4th नंबर पे आता है हमारा क्रिया। तो विकारी के अंदर 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों के कारण विकार उत्पन्न होता है। अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये एक नाम है। दूसरे नंबर पे आपका आएगा संबंध
बोधक। मैं यहाँ बहुत छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप जब अपना डायग्राम बनाओ तो बहुत बड़ा बनाना, ताकि आपके पूरे पेज पे आराम से आ सके। नंबर 3 पे जो मैं लिख रही हूँ वो है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और लास्ट है आपका नंबर 4 पे, जिसको आप लिखोगे नंबर 4 पे आपका आएगा विषम्यादि बोधक। विषम्यादि बोधक। इन सबको हम जब पढ़ेंगे, जब हमारे आगे एक एक पार्ट आएंगे, उनको अलग अलग तरीके से। यहाँ पर हमने केवल किस किस को पढ़ा है, सबसे पहले अर्थ के आधार पे। अब आप डायग्राम देख सकते हो, अर्थ के आधार पे 2 भाग हैं, सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पे 3 हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो जिनको अलग करने पे कोई अर्थ ना निकले, यौगिक वो जिनको अलग करने पर अपना अपना अर्थ निकले, और योग रूढ़ वो जिनको अलग नहीं किया जा सकता, बट उसका जो मतलब निकलता है वो कुछ और ही निकलता है, वो कहलाता है आपका योग रूढ़। उसके बाद आता है आपका उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम वो जो संस्कृत से जैसे के जैसे हिंदी में आ जाए, तद्भव वो जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए, देशज वो शब्द जिनको हम अपनी आम लैंग्वेज में यूज करते हैं या लोकल लैंग्वेज जिसको बोल सकते हो, विदेशज जो विदेशी भाषा से आते हैं। इनके नाम के साथ साथ ही आपको पता लग रहा है। फिर आता है प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जिनसे विकार उत्पन्न हो, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वो जिनसे कोई भी बदलाव नहीं आता है। अविकारी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्यादि बोधक। इसके बाद हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दे रखा है शब्दों को कितने आधारों पर बांटा जा सकता है। कितने आधार पर बांटा जा सकता है? 4। तो यहाँ पे जो कितने हैं इसकी जगह आप लिख सकते हो 4। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा जा सकता है, या सीधा भी 4 लिख सकते हो। क्या निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ होता है? नहीं। अगर वो निरर्थक ही हो गए तो उनका शब्दों का अर्थ कैसे निकलेगा? अपने देश में बने शब्द क्या कहलाते हैं? अपने देश में बने शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। इसके बाद आता है आपका टिक द करेक्ट, और टिक द करेक्ट में सबसे पहले दे रखा है वर्णों के मेल से क्या बनते हैं। वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। जब हम वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो वो बनेगा शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर 2 ही होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, मतलब ऐसा कौन सा शब्द होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या टुकड़े करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता, वो कहलाता है आपका रूढ़ शब्द। इसके बाद आता है सही वाक्यों के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। रचना के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, नहीं। रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं, तो ये है आपका गलत। फिर आता है योगरूढ़ शब्द के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। योगरूढ़ वो होता है जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि योगरूढ़ क्या होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रसिद्ध होते हैं जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। तो ये क्या आएगा यहाँ पर? योगरूढ़ शब्द के यहाँ पे तुम्हें दे रखा है नहीं, तो ये है आपका राइट। विकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। हाँ, विकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। विशेषण शब्दों में लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होता है, ये है आपका गलत।
फिर आपका आता है शब्द से क्या तात्पर्य है। वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। आपको उत्पत्ति के आधार पर मैंने अभी आपको बताया 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। फिर यहाँ लिख रखा है किसी एक का वर्णन कीजिए, तो मैंने तत्सम का लिखा है। तत्सम कौन से होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जैसा वो संस्कृत में होता है, संस्कृत का ही उठ के हिंदी में ऐसे का ऐसा आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा तत्सम शब्द कहलाता है। फिर आते हैं विकारी और अविकारी शब्दों में क्या अंतर होता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो वो क्या कहलाते हैं, आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पे अविकारी क्या होता है, मैंने वैसे ही डैश लगा दिया, ये है जैसे जिन शब्दों में लिंग, वचन, और कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो, कि विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है। यहाँ पर केवल आपको ना लगाना था और आपकी डेफिनेशन सेम की सेम है। अविकारी जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो वो कहलाते हैं आपके अविकारी शब्द। फिर यहाँ पर दे रखा है नीचे जो आपको शब्द दे रखे ना, यहाँ पे इनको सार्थक और निरर्थक बॉक्स में लिखना है। तो संतरा, संतरा आप लोग खाते हो, ये सार्थक शब्द है। रास्ता, मुझे रास्ता बता दो, ये भी आपका सार्थक शब्द है। वोटी, अभी मैंने आपको बताया वोटी क्या होती है। वैसे तो संस्कृत में वोटी बोलते हैं बेटे की बहू को, बट यहाँ पे हम ना पंजाबी नहीं, सॉरी पंजाबी के अंदर, लेकिन हम यहाँ पंजाबी नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ वोटी का कोई मतलब नहीं होता। कलश, कतसपू, अगर ये पुस्तक होता, पूस है, तैक है, तो ये सही होता। अनमोल, अनमोल, परालीप और हनरो। इस तरीके से ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकल रहा है वो सार्थक, और जिनका अर्थ नहीं निकल रहा वो होते हैं आपके निरर्थक। और इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी हो गया है कंप्लीट। आप लोग वीडियोस कहाँ कहाँ से देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए।